वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखना सिखाऊंगी ताकि अलग अलग वीडियो देखकर आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 13 पर चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है फसलों के त्यौहार। यानी कि बच्चों इस चैप्टर में आपको फसलों से संबंधित जो त्यौहार होते हैं उसे कैसे, कब और किस तरीके से मनाया जाता है समझाया जाएगा। तो बच्चों फसलों से संबंधित जो त्यौहार है उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कहीं इसे मकर संक्रांति कहते हैं, कहीं खिचड़ी कहते हैं, कहीं लोहड़ी कहते हैं। तो फसलों से संबंधित त्यौहार क्या होता है? तो देखो बच्चों, जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है और इसी महीने के अंदर फसलों से संबंधित त्यौहार पूरे हिंदुस्तान में किसी न किसी नाम से अलग अलग रूपों के अंदर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है बच्चों ये त्यौहार? जनवरी के महीने में बच्चों जब सूरज की गर्माहट बढ़ने लगती है यानी कि लास्ट जनवरी के अंदर, तो इस दिन किसान अपनी फसलों को काट कर अपने घरों पर लेकर जाते हैं। तो फसल काटने की खुशी में इस त्यौहार को मनाया जाता है, मगर अलग अलग स्टेट में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है इस त्यौहार को। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम फसलों से संबंधित त्यौहार को मनाने का तरीका और इसकी क्या क्या रीति रिवाज हैं, किस किस नामों से इसे पुकारा जाता है, ये सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि सारा दिन बोरसी, बोरसी यानी कि मिट्टी की अंगीठी जिस पर हाथ तापते हैं, तो सारा दिन अंगीठी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। यानी कि जनवरी के महीने में इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है। कहा तो खिचड़ी के समय, खिचड़ी के समय यानी कि मकर संक्रांति के समय धूप के अंदर गर्माहट की शुरुआत हो जानी चाहिए, मगर यहाँ सूरज के इंतज़ार में सब आस लगाए बैठे हैं। यानी कि इस बार जब मकर संक्रांति आने वाली है तो मकर संक्रांति के समय सूरज की जो रोशनी होती है उसमें गर्माहट तेज़ होने लगती है, मगर इस बार सभी लोग मकर संक्रांति के समय सूरज निकलने की आस लगाए बैठे हैं। पूरे 10 दिन हो गए हैं मगर सूरज नहीं निकला है। आज सुबह तो रज़ाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यानी कि इतनी ठंड थी कि ठंड के मारे रज़ाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बच्चों लापता किसे कहते हैं? खोया हुआ। रज़ाई किसे कहते हैं? ऊन से बने कंबल को कहते हैं। गर्माहट यानी कि गर्मी। आस लगाए यानी कि उम्मीद लगाना। तो बच्चों सभी वर्ड मीनिंग यहाँ पर लिखे हैं, याद से इन्हें कॉपी में लिखना। तो बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन घर में हो रही चहल पहल से पता चल रहा था कि क्या वक्त हो रहा है। बच्चों बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि सूरज नहीं निकला था, तो पता ही नहीं चल रहा था कि सुबह हो रही है या फिर शाम हो रही है। मगर जो घर के अंदर चहल पहल हो रही थी, लोगों की आर जार हो रही थी, उससे साफ साफ अंदाज़ा हो रहा था कि क्या वक्त हो रहा है। रह रह कर कानों में चापाकाल यानी कि बरमे, चापाकाल किसे कहते हैं? बर्मा, यानी कि हैंडपम्प की से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। तो कभी किसी के हाथ लगाने यानी कि आवाज़ लगाने की आवाज़ आ रही थी कि कोई घर में चिल्ला रहा था कि जब भाग के दे कि पूजा के लिए केरा यानी कि केला के पत्ते आए, यानी कि आए के या नहीं आए। आज ये लोग उठे कि नहीं खे, यानी कि आज ये लोग उठे हैं या नहीं उठे हैं। बोल जल्दी तैयार होकस, अब तो उठने में ही भलाई है। यानी कि ऐसी ऐसी आवाज़ें लग रही थी घर में, कोई किसी को उठा रहा था, कोई कह रहा था कि जाके देखो कि ये उठेंगे या नहीं उठेंगे। यानी कि ये सुबह का वक्त था। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हो गए। यानी कि जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है वो क्या कह रहे हैं कि नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हो गए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ था। यानी कि मकर संक्रांति वाले दिन दादा और चाचा ने सफ़ेद रंग का मांड लगा। मांड किसे कहते हैं बच्चों? मांड का मतलब है कि चावल पकने पर निकलने वाला जो पानी होता है उसे मांड कहते हैं, जो कि सफ़ेद सूती कपड़ों के अंदर लगाया जाता है ताकि उसकी चमक बनी रहे और वो कड़क बने रहें। तो खिचड़ी में ऐसन
ठाठ हम पहले कभी ना देखनी, सारा देह कनकना देता। यानी कि खिचड़ी मकर संक्रांति के अवसर पर हमने लोगों का ऐसा ठाठ कभी नहीं देखा था कि सारा देह यानी कि सारा शरीर चमचमा रहा था। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, मगर अपने रीति रिवाज के मुताबिक इन्होंने धोती ही पहनी हुई थी। सामने मचिया यानी कि स्टूल पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहनकर दादी बैठी हुई थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई की तरह। बच्चों, सेमल किसे कहते हैं? सेमल रुई का पौधा होता है, तो उनके बाल सफ़ेद धुलकर सेम रुई की तरह लग रहे थे सेमल की, और हल्के फुल्के उनके बाल थे। गौर से देखने पर एक काला बाल नज़र नहीं आता था, यानी कि दादी के सर के सारे ही बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। बिल्कुल वो धुली धुली लग रही थी दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार यानी कि लाइन में रखे हैं, जिस पर केले के पत्तों पर तिल, मिठा मिठा यानी कि गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। बच्चों, दादी ने क्या कहा कि जो केले के पत्ते पर तिल, गुड़, चावल आदि रखे हैं, सभी इसको छुएंगे और प्रणाम करेंगे। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह करके इकट्ठा करके दान के अंदर दे दिया गया। दान यानी कि किसी को दे देना, बिना पैसों के किसी की मदद कर देना। तो इन सभी खाने की चीज़ों को दान में दे दिया गया। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी, यानी कि जो इस चैप्टर को लिख रहे हैं उनकी बड़ी बहन। तो आज तो अपी दीदियाँ बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइश थी नाश्ता नहीं चलेगा। यानी कि जो बड़ी बहन है वो चूड़ा और दही, चूड़ा किसे कहते हैं बच्चों? पोहे को कहते हैं। और खिचड़ी तो आप जानते ही होंगे कि खिचड़ी सभी ने खाई होगी, चावलों की बनती है। तो ये दोनों ही सभी चीज़ें अपनी दीदिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मगर आज ये फरमाइशी यानी कि मनपसंद की चीज़ें तो नहीं बनेंगी, इसी वजह से सभी को यही खाना पड़ेगा। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी यानी कि बच्चों आज घर में मकर संक्रांति का त्यौहार है, इसी वजह से फरमाइशी चीज़ें नहीं चलेंगी। रीति रिवाजों के मुताबिक चूड़ा दही और खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गया बच्चों एक शहर का नाम है, तो खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए हुए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव यानी कि शौक से खाया। तिलकुट किसे कहते हैं बच्चों? तिल की चिक्की, जैसे कि मूंगफली की पत देखी होगी आपने, तो इसी तरह से तिल से बनी हुई जो पत होती है यानी कि गजक को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं यानी कि लेखिका सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। यानी कि लेखिका खाते खाते इन चीज़ों को क्या सोच रही थी कि जो खिचड़ी का त्यौहार है, मकर संक्रांति का त्यौहार है, ये कितना अलग है। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे यानी कि खिचड़ी का त्यौहार मनाते थे, उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन होता था, गांव में बैठकर गंगा नदी की सैर करने जाते थे और फिर टापू पर बालू यानी कि रेत में दौड़ते हुए पतंग उड़ाते थे। और उड़ाने की पतंग को दूसरे बच्चे कोशिश भी करते थे जिन्हें उड़ानी नहीं आती थी। कितना मज़ा आता था जब हम छोटे थे और जब हम खिचड़ी का त्यौहार मनाते थे। इधर हम पतंग उड़ाते थे, वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं के अंदर खिचड़ी बनाते थे और बच्चे खेलते फिरते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का भी मौका देते थे और मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे, बड़ों की मदद करने बैठ जाते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा अभी तक खाने को नहीं मिली है। यानी कि लेखिका अपने बचपन की त्यौहार यानी कि खिचड़ी के बारे में याद कर रही हैं कि वो टाइम अलग था और आज का टाइम अलग है, जब बहुत मज़ा आता था। जो उस टाइम की खिचड़ी थी वैसी खिचड़ी आज तक दोबारा खाने को नहीं मिली है।
फिर लेखिका कहती हैं कि अगर ढंग कैसा भी हो मगर ये जो त्यौहार है ये एक खुशियों का त्यौहार है। यहाँ पर लिखा है बच्चों, गंगा क्या है? भारत की सबसे बड़ी नदी है। टापू किसे कहते हैं? नदी के किनारे को कहते हैं। अब है जनवरी माह, यानी कि जनवरी माह के मध्य यानी कि बीच में भारत के लगभग सभी प्रांतों यानी कि सभी राज्यों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। बच्चों, प्रांत किसे कहते हैं? राज्यों को। देखो, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे राज्य हैं, आप जानते हैं ना, कि जैसे कि बिहार, यूपी, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी क्या हैं? हिंदुस्तान के प्रांत हैं, यानी कि राज्य हैं। तो जनवरी के महीने में हिंदुस्तान के हर राज्य में किसी न किसी नाम से फसलों से संबंधित त्यौहार को मनाया जाता है। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और ढंग नज़र आता है, क्योंकि सभी का इस त्यौहार को मनाने का अलग अलग तरीका होता है। सब अपने अपने रीति रिवाजों के मुताबिक बनाते हैं इस त्यौहार को। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। आसाम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय तक मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। ये भी फसलों से संबंधित त्यौहार है सरहुल, जो कि झारखंड में मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। जश्न किसे कहते हैं बच्चों? उत्सव को कहते हैं। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी से मार्च में मनाते हैं। ओराव लोग इसे मार्च से अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर इस त्यौहार में प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ के अंदर फूल आने लगते हैं और मौसम भी खुशनुमा होने लगता है, यानी कि सूरज उगने लगता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे बजाते हैं इस त्यौहार में। कहाँ पर बच्चों, कहाँ की बात हो रही है? झारखंड के अंदर सरहुल नाम का त्यौहार मनाया जाता है और ये भी फसलों से संबंधित ही एक त्यौहार है। आगे है, लेखिका कहती हैं जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है कि ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते रहते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और कहीं आस पास बसे छोटे छोटे गांव के लोग होते हैं। घाटी किसे कहते हैं बच्चों? मैदान को कहते हैं। लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने, यानी कि लोग अपने घरों को इस त्यौहार के अवसर पर लीपते हैं, पोतते हैं, साफ सुथरा करते हैं, सजाते हैं और घर के सामने कतार में खड़े होकर नृत्य यानी कि नाच करते हैं। अगले दिन ये नृत्य करते हुए दूसरों के घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं और हर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, यानी कि चंदा भी मांगा जाता है। चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है इस त्यौहार में, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। पूजा वाले दिन बच्चों ये लोग क्या करते हैं कि जो सरई का फूल होता है वो अपने कानों में पहनते हैं। इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। याद रहेगा कि इसी दिन से वसंत के मौसम की शुरुआत मानी जाती है। धान यानी कि चावल के पौधे की पूजा की जाती है। पूजा किया हुआ आशीर्वाद धान अगली फसल के अंदर बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। क्या कहते हैं मकर संक्रांति को? तमिलनाडु के अंदर पोंगल कहा जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें बच्चों कौन कौन सी होती हैं? चावल, अरहर की दाल आदि काट कर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान यानी कि चावल कूटकर उसमें से चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है और उसमें चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी को शुभ माना जाता है,
इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। ये मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है और जैसे ही धूप में उफान आता है, दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगते हैं तो पोंगल पोंगल पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया यानी कि उबाल आ गया के स्वर सुनाई देने लगते हैं। समझ में आया कि जब धूप की गर्माहट से मटके से चावल की खिचड़ी जो वो बनाते हैं दूध में डालकर वो बाहर गिरने लगती है तो लोग पोंगल पोंगल की आवाज़ लगाने लगते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंग के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा माना जाता है। याद रहेगा कि गुजरात में मकर संक्रांति को पतंग उड़ाकर मनाया जाता है। इस दिन आसमान की ओर अगर नज़र उठाकर देखा जाए तो हर रूप रंग की पतंगे आकाश के अंदर नज़र आती हैं। प्रत्येक गुजराती चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, वो इस दिन पतंग उड़ाता है। हज़ारों लाखें पतंगों से सूर्य ढक सा जाता है, यानी कि इतनी ज़्यादा पतंग उड़ाई जाती है गुजरात में इस दिन कि आसमान में हर तरफ हर प्रकार की पतंगें नज़र आती हैं। आगे है कुमाऊँ। कुमाऊँ क्या है बच्चों? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। तो कुमाऊँ में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश में, यूपी में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान यानी कि खाने की चीज़ें बनाई जाती हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे कि डमरू का, तलवार का, दाड़िम के फूल का आदि का। पकवान को तलने के बाद एक माला के अंदर फूलों की तरह पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडरी को भी पिरोया जाता है। ये काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले आते हैं। उन्हें बुलाने के लिए पक्षियों को बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और एक गीत गाते हैं, कौवा आओ घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो, माँ के दे जा सोने का घड़ा, खा ले पूरी, माँ के दे जा सोने की छुरी। यानी कि उसके अंदर खाने की चीज़ें पिरी हुई होती हैं, तो वो जानवरों को आवाज़ लगाने के लिए ये गाना गाकर कहते हैं कि आओ और इन चीज़ों को खा लो। सैलाब किसे कहते हैं बच्चों? तूफान को उमड़ना यानी कि उत्साहित होना। और बच्चों इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना उन्हें होती है, यानी कि वो दुआएं भी मांगते हैं, विशेष मांगते हैं अपने लिए, और जानवरों को खाना लुटाते हैं, आवाज़ें दे दे कर बुलाते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। देखो बच्चों, हर स्टेट में अलग अलग मनाया जाता है। यूपी में अलग, गुजरात के अंदर अलग पतंगे उड़ाकर, झारखंड में सरहुल के रूप में मकर संक्रांति को मनाया जाता है। तो कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाजों की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान यानी कि नहाने के लिए उमड़ जाता है। इस दिन लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे इस दिन, यानी कि मकर संक्रांति वाले दिन। हाल तो ये होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती है, चाहे कितनी भी ठंड हो, मगर लोग इस दिन स्नान ज़रूर करते हैं नदी में। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिलों को दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना ख़ास अहमियत रखते हैं, यानी कि विशेष महत्व रखते हैं। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। तो बच्चों, हमारे यहाँ तो ये पॉपुलर है मकर संक्रांति के नाम से। आप अपने स्टेट के मुताबिक बता सकते हैं कि इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हो इसके अलावा। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से अपने रीति रिवाजों के मुताबिक मनाते हैं।
तो बच्चों पूरा ही चैप्टर मैंने पढ़कर सुना दिया है। अब है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। अब बच्चों टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। मौसम का अंदाज प्रश्न नंबर 1 है कि खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो ना देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो, यानी कि यहाँ पर खिचड़ी शब्द का क्या मतलब है इस लाइन के अंदर कि खिचड़ी में ऐसा जाड़ा हमने कभी नहीं देखा। तो आंसर लिखना कि यहाँ खिचड़ी का मतलब मकर संक्रांति के त्यौहार से है। अगला प्रश्न है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले, और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, आपको आगे लिखकर बताना है। अगर देखो, अगर ऐसा हो कि सूरज कभी ना निकलता होगा तो हर तरफ अंधेरा छा जाएगा, ठंड बढ़ जाएगी तथा सूरज की रोशनी के बिना सभी पेड़ पौधे मर जाएंगे, लोगों को काम करने में भी मुश्किल होगी। अगला प्रश्न है, बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान यानी कि अंदाज़ा किस तरह से लगाते हैं। तो आंसर में लिखोगे कि बाहर देखने से समय का अंदाज़ा इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि सूरज नहीं निकला था। क्या लिखोगे कि बाहर देखने से समय का अंदाज़ा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि सूरज नहीं निकला था। और जिनके पास घड़ी नहीं होती वे कैसे अंदाज़ा लगाते हैं। तो जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अंदाज़ा सूरज की गति यानी कि सूरज की चाल और उसकी चमक से लगाते हैं। यानी कि देखो, जब सूरज सीधा सर पर होता है तो 12 का वक्त माना जाता है। ऐसे ऐसे जब सूरज ढलता जाता है तो शाम का 7 बजे का वक्त हो जाता है। तो सूरज की गति और चमक को देखकर जिनके पास घड़ी नहीं होती वो समय का अंदाज़ा लगा लेते हैं। अगला है तुम्हारी ज़ुबान। आज ई लोग के उठे की नई खे का। तो अपनी ज़ुबान में लिखो, इसे कैसे लिखोगे कि आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या। आगे है, जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि दौड़कर जाओ और देखो कि केला का पत्ता आया कि नहीं। आगे है, भारत तेरे रंग अनेक। विविधता का मतलब क्या होता है, अलग अलग तरह का होना। कि देखो बच्चों, हमारे देश में अलग अलग मज़हबों के लोग रहते हैं, सभी के रीति रिवाज, रहन सहन और खाने पीने के तरीके विविध हैं, यानी कि अलग अलग हैं। विविध का मतलब क्या होता है, अलग अलग होना। तो विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्यौहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक उदाहरण को ले और उस पर जानकारी इकट्ठा करें। इसमें चित्र, फोटोग्राफी, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को अपनी कक्षा में प्रस्तुत करे। तो सबसे पहले भारत की भाषाओं के बारे में बात की जाएगी। समझ में आया कि भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो बच्चों, ऊपर का सभी का आप स्क्रीनशॉट लेकर आंसर लिख लेना। अब मैं नीचे कर रही हूँ इसको। तो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि मराठी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है। पंजाबी भाषा पंजाब में बोली जाती है। कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है। बंगाली भाषा पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। और जो हिंदी भाषा है वो पूरे भारत में बोली जाती है, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रभाषा है। तो बच्चों, भाषा के बारे में बात हो गई। अब हैं कपड़े। तो देखो, दक्षिण भारत के अंदर लुंगी पहनी जाती है। उत्तर भारत में शलवार कमीज़, घाघरा, चोली, कुर्ता पजामा वगैरह पहना जाता है। बिहार और पश्चिम बंगाल और कई राज्यों में साड़ी भी ट्रेडिशनल रूप में पहनी जाती है। बच्चों, ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत के लोग सिर्फ लुंगी ही पहनते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो इनका ट्रेडिशनल तरीका है, रीति रिवाजों के मुताबिक ये लुंगी को पसंद करते हैं। उत्तर भारत के लोग शलवार कमीज़, घाघरा चोली और कुर्ते पजामे को पसंद करते हैं। इसके अलावा ये सभी तरह के कपड़े भी पहनते हैं। ऐसे ही बिहार और पश्चिम बंगाल और कई राज्यों में साड़ी को पसंद किया जाता है पहनना। अब है बच्चों नया वर्ष। तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष
भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग। जैसे कि पश्चिम बंगाल के अंदर नए वर्ष को पोहेला बोईशाख कहते हैं, पंजाब में नए वर्ष को बैसाखी कहते हैं, केरल में न्यू ईयर को विशु कहते हैं और आंध्र प्रदेश में नए साल को उगादी कहते हैं। अब बात करते हैं भोजन की। तो भोजन, यहाँ भोजन में विविधता देखने को मिलती है, यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज़ें मशहूर हैं। जैसे कि दक्षिण भारत में इडली और डोसा मशहूर है, उत्तर भारत में दाल चावल रोटी सब्जी और राजमा चावल से खाया जाता है, गुजरात के अंदर ढोकला और थेपला आदि खाया जाता है। इसी तरीके से है लोक कला। तो भारत के सभी राज्यों के अलग अलग लोकगीत होते हैं, अलग अलग लोकगीत और लोक कला होती हैं। लोकगीत और लोक कला में यही सेम लाइन लिख देना। अब बच्चों अगला प्रश्न है कि तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है होली का त्यौहार मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। इस दिन मैं तरह तरह की पिचकारियों में रंग भरकर लोगों पर फेंकती हूँ और स्वादिष्ट पकवान भी खाती हूँ। आगे है अन्न के बारे में। फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व यानी कि बहुत इम्पोर्टेंस होती है। तिल की फसल के त्यौहार में तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर है सभी आंसर पढ़कर बताती हूँ। तिल के विभिन्न प्रकार के पकवान तथा मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और इससे तेल भी बनता है। अगला प्रश्न है कि क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे बनता है। हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। तो तिल के अतिरिक्त यानी कि तिल के अलावा नारियल का, सरसों का, आंवले का, मूंगफली का, बादाम का और फूलों से तेल बनता है। ये तेल मशीनों द्वारा निकाला जाता है, यानी कि मशीनों से निकाला जाता है प्रोसेस कर कर। आगे है किसान और चीज़ों का सफ़र। किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है, यानी कि खेती के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को ये एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। अगर ये जानने की कोशिश करें हम दिन भर जो चीज़ें खाते हैं वो कहाँ से आती हैं, तो किसानों की हमारी ज़िंदगी में हम उनकी अहमियत यानी कि भूमिका को समझ पाएंगे, क्योंकि हम जो भी कुछ खाते हैं वो किसानों की वजह से ही हम तक पहुंच पाता है। आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम, इन तीनों चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठा करो और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। जैसे कि किन चीज़ों से बनती है, तो आलू की पकौड़ी आलू से और बेसन से बनती है, बर्फ़ी खोए से बनती है और आइसक्रीम दूध से बनती है। समझ में आया? ये तीनों चीज़ें, आलू की पकौड़ी आलू से और बेसन से बनती है, बर्फ़ी खोए से और आइसक्रीम दूध से बनती है। इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है, तो इन चीज़ों का जन्म किसान के घर में होता है। हम तक पहुँचने का उनका सफ़र क्या होता है, तो हम तक ये चीज़ें किसानों के बाद व्यापारियों के माध्यम से हम तक पहुंचती हैं। किन किन हाथों से होकर हम तक पहुंचती हैं, तो ये चीज़ें हम तक पहले किसानों, व्यापारियों तथा दुकानदारों से होकर पहुंचती हैं। इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है, तो इन लोगों में से किसानों को कम, व्यापारियों को उससे कुछ ज़्यादा मुनाफा मिलता है। आगे है ख़ास पकवान। देखो, गया शहर तिलकुट के लिए प्रसिद्ध यानी कि मशहूर है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगहें हैं जो आपने वहाँ के ख़ास पकवानों के यानी कि खानों की चीज़ों के नाम सुने होंगे। अपने परिवार के लोगों से पता करके उन चीज़ों के बारे में लिखो। तो बच्चों, गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी जगहें हैं, जैसे कि हमारे देश में मथुरा पेड़ों के लिए, आगरा पेठे के लिए और हरियाणा घेवर के लिए प्रसिद्ध है खाने की चीज़ों के लिए। आगे है बच्चों
पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्द यानी कि क्रिया किसे कहते हैं? ऐसे सभी शब्द जिससे किसी भी काम को करने का एहसास होता है, जैसे कि भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, खाना, पीना, यानी कि जिस काम में एक्शन होता है वो सभी शब्द काम वाले शब्द कहलाते हैं। तो इन शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से होता है, तो खिचड़ी बनाने की विधि नीचे दी गई है। इसमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई हैं। उचित क्रियाओं का प्रयोग करते हुए आपको इसे पूरा करना है। जैसे कि बंगाली खिचड़ी 5 व्यक्तियों के लिए कितनी कितनी सामग्री से बनाई जाएगी? तो अदरक 20 ग्राम, लहसुन की 3 फाके, इलायची के दाने यानी कि 3 छोटी इलायची, दालचीनी 2.5 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा डाला जाएगा इसके अंदर। फिर पानी 4 प्याले, मूंग की दाल आधा प्याला, सरसों का तेल 3 बड़े चम्मच, तेज़ पत्ते 2, ज़ीरा आधा छोटा चम्मच, प्याज बारीक कटा हुआ 1, धुले हुए चावल 1 प्याला, फूल गोभी बड़े बड़े टुकड़ों में कटी हुई 200 ग्राम, आलू छीलकर 4-4 टुकड़ों में कटे हुए 2, मटर के दाने, धनिया पिसा हुआ 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पिसी हुई आधा छोटा चम्मच, चीनी 1 छोटा चम्मच, घी 2 बड़े चम्मच, नमक और हल्दी। तो आगे है यहाँ पर क्रियाएं, ये सभी आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा पानी 1 छोटा चम्मच डालते हुए पीस लो। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी भून होने तक भून लो। अब दाल निकालकर पीस लो। तेल को कुकर में डालकर गरम करो। तेल गरम हो जाने पर तेज़ पत्ते और ज़ीरा डालो। ज़ीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट तक भूनो। धुली हुई दाल, चावल और सब्ज़ी डालो, अच्छी तरह मिलाओ। शेष पानी यानी कि 4 प्याले डालकर एक बार चलाओ। कुकर बंद करो। तेज़ आंच पर प्रेशर आने दो, सीटी आने दो। आंच कम करके 4 मिनट तक पकाओ। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसालों का पेस्ट मिलाओ। खिचड़ी पर घी, हींग, ज़ीरा, साबुत लाल मिर्च से छोंककर परोसो गर्मा गर्म। और छुट्टी के दिन घर में ऐसी खिचड़ी बनाने में आप बड़ों की मदद भी कर सकते हो और ख़ुद बनाकर भी खा सकते हो।